नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 20 नवंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आलेखों को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 7 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हमारी यह जो खबर है वह संबंधित है भारत के ऊपर दोहरे खतरे के प्रति, और यह जो दोहरा खतरा है यह कई विद्वानों द्वारा बताया गया है कि विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भारत को भविष्य में पाकिस्तान और चीन, इन दोनों देशों के माध्यम से दोहरे आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। तो यह जो टू फ्रंट थ्रेट है यह किस प्रकार का थ्रेट है, ये क्या है, इससे भारत को किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, हम इसको देखेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के पास इसके संदर्भ में कौन से विकल्प हैं और भारत को इसके संदर्भ में क्या करना चाहिए। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के इस आर्टिकल में आई हैं और इसमें दो महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा इस पे चर्चा की गई है। तो एक एक करके हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि हाल के वर्षों में बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि भारत दो तरफा आक्रमण का खतरा सामना कर सकता है, जिसमें हमें कूटनीति और सैन्य संबंधी जो विचार हैं उनको और अधिक तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता है। अब इसके तहत हमें यह देखना होगा कि ऐसे कौन से खतरे हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिसके चलते बहुत सारे विद्वान इस तरीके की बात करने पर मजबूर हैं। तो हाल के समय में जब से हम भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को देख रहे हैं, उसी सीमा विवाद के परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि भारत और चीन दोनों जो देश हैं वो अपने अपने दावों को अब और मजबूती के साथ स्थापित कर रहे हैं। एक ओर तो चीन द्वारा लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है, जिसमें चीनी नेतृत्व का ये मानना है कि अब विश्व पर उनके प्रभुत्व का समय आ गया है और इसके संदर्भ में अब वो अलग अलग क्षेत्रों में आक्रामकता से कार्य कर रहे हैं। चाहे वो सिंगापुर का मामला हो, चाहे वो हांगकांग संबंधी विवाद हो, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर का विवाद हो, और चाहे वो आसियान देशों के साथ विविध प्रकार की भागीदारी को करना हो, जिसमें सिंगापुर भी एक देश के रूप में शामिल है। अब इसके संदर्भ में भारत भी दूसरी तरफ लगातार अपने हितों को दृढ़ता से प्रस्तुत कर रहा है और यही कारण है कि दोनों पक्ष चूंकि अपने अपने हितों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, यही कारण है कि दोनों पक्षों में तनाव देखा जा रहा है। अब कोविड-19 की पृष्ठभूमि में भी अधिकांश राष्ट्र इस बात को महसूस कर रहे हैं, वो इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि चीन द्वारा कोविड-19 के खतरे को बेहतर ढंग से हैंडल नहीं किया गया। जब उसने इस खतरे को हैंडल किया भी तो वो इस प्रकार से किया कि वर्तमान में कोविड-19 का जो खतरा है वह दुनिया के समक्ष काफ़ी तेज़ी से विस्तारित हो रहा है और इसकी तुलना में चीन अब कोविड-19 के खतरे से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन जो है अब और ज़्यादा दृढ़ता से और ज़्यादा आक्रामकता से अपनी नीतियों को, अपने व्यापार पॉलिसीज़ को दुनिया पर लागू करने की स्थिति में है, क्योंकि पूरी दुनिया कोविड-19 की जो भयावहता है उससे जूझ रही है। इसकी तुलना में
चीन जो है वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। तो ये ऐसे खतरे हैं जिनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में हम लगातार इस बात को महसूस कर रहे हैं कि विशेष रूप से जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इन दोनों ही क्षेत्रों पर जो चीन की आक्रामकता है वो लगातार बढ़ रही है और भारत जैसे देश यह महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ही जो सामुद्रिक क्षेत्र हैं, जो समुद्री सीमाएं हैं, जो सामुद्रिक क्षेत्र हैं, उसमें एसएलओसीज का मतलब क्या हो गया? सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह जो संचार की जो सीमाएं होती हैं, या आप कह सकते हैं संचार की जो सी लेन्स होते हैं, जो अलग अलग सामुद्रिक रास्ते होते हैं, इन कम्युनिकेशन के अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक रास्तों की स्वतंत्रता बेहद आवश्यक है और इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें दक्षिणी चीन सागर भी शामिल है और दक्षिणी चीन सागर पर जिस प्रकार से चीन ने अपनी प्रभुता का दावा किया है, वह कई सारे देशों को विशेष करके आसियान और दक्षिणी चीन सागर के जो तटवर्ती देश आदि हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस प्रकार से चीनी आक्रामकता बढ़ी है वह काफ़ी चिंता का विषय है और इसके विरुद्ध बहुत सारे देश जो हैं वो चीन का विरोध भी कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में भारत को भी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। भारत ने इसके संदर्भ में बहुत सारे कार्य किए भी हैं, जैसे कि भारत द्वारा क्वाड की सदस्यता जो प्रारंभ से ही भारत ने ली थी, उसको हाल के वर्षों ने भारत में इसके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार युद्ध अभ्यास, जो पहले जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय अभ्यास होता था, अब इस साल से उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है और इस प्रकार से क्वाड जो 4 देशों का एक अनौपचारिक सामरिक वार्ता मंच हुआ है, वो जो है अब एक प्रकार से सैन्य रूप लेता जा रहा है और चीन जो है इसके संदर्भ में काफ़ी, आप कह सकते हैं, वोकल है, काफ़ी आक्रामकता है। इसके अलावा चीन द्वारा हाल के वर्षों ने भारत ने जो विविध प्रकार के फैसले लिए हैं उसकी भी चीन ने कई स्तरों पर आलोचना की है। जैसे कि अनुच्छेद 370 के संदर्भ में कई विद्वानों का ये कहना है कि चीन भले ही पूर्ण रूप से विरोध इसका ना कर रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाया है, उससे चीन को भय है कि आने वाले वर्षों में भारत अक्साई चिन क्षेत्र पर, जिस पे चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र को भारत और आक्रामक रूप में लेने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर दबाव डालने की रणनीति अपना रहे हैं। इस चीज़ को समझना है। अब इसमें हमें यह भी समझना होगा कि सीधे सीधे युद्ध की जो संभावना की बातें कही जा रही हैं, वो सीधे सीधे युद्ध की संभावना अधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की तुलना में चीन को अगर सीधा युद्ध किया जाएगा तो चीन को इससे ज़्यादा हानि की संभावना है, क्योंकि वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और वह ये नहीं चाहेगा कि युद्ध के माध्यम से उसकी अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार से प्रभावित हो। यही कारण है कि चीन सीधे सीधे हमले की बजाय दो तरफा खतरे को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें उसने पाकिस्तान के माध्यम से भारत पर दबाव की रणनीति को भी अपनाया है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर दबाव डालने की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं और इस चीज को समझते हुए भारत द्वारा एक बेहतर ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान और चीन दोनों जो हैं उनकी यह रणनीति इस प्रकार की रहने वाली है कि वह आने वाले समय में भारत पर और अधिक दबाव डाल सकते हैं। अब इस बात को समझते हुए हमें कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भारत को
इस संदर्भ में अपने रणनीतिक हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित करना होगा। इसके तहत हमें पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तैयारी को बेहतर करना होगा। विशेष रूप से जो हमारे रणनीतिक हिस्से हैं, जो हमारे रणनीतिक भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिस पे वर्तमान में हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है, उसको हमें और बेहतर ढंग से अपने हितों को सुरक्षित करते रहना होगा। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, साल्टोरो रिज आदि क्षेत्रों में भारत को अपनी मजबूती को स्थापित करना होगा। साथ ही साथ देपसांग मैदान आदि क्षेत्रों पर भी भारत को बेहतर ढंग से कार्य करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से चीन भारत पर आगे दबाव डाल सकता है। इसके संदर्भ में हमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर विशेष रूप से जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर का क्षेत्र है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित जम्मू कश्मीर रियासत के जो क्षेत्र हैं, उनमें वे लगातार अवसंरचनागत विकास को कर रहे हैं और इसके माध्यम से आगे चलकर वह दो तरफा भारत पर खतरा बन सकते हैं, जिसमें चीन लद्दाख की तरफ से और पाकिस्तान पीओके के क्षेत्र से भारत पर हमला कर सकता है। अब इसके संदर्भ में हमें निरंतर ये ध्यान रखना होगा कि मुख्य मुद्दे से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पे अवसंरचना का विकास किया जा रहा है और जो भारत की संप्रभुता पर खतरा डाल सकता है, इस मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान लगातार भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को असफल बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और इसके तहत पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप भी लगाया है कि भारत इसके लिए बहुत सारे आतंकी समूहों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। अब पाकिस्तान ने जो इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, उसके संदर्भ में भारत को बेहतर ढंग से इसका सामना करने की ज़रूरत है। इसके तहत हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा भी बहुपक्षीयता के आधार पर काम करने की जरूरत है। बहुपक्षीयता का मतलब क्या हुआ? तो बहुपक्षीयता का तात्पर्य हुआ कि हमें जो दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अमेरिका, जैसे कि जापान, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश। ऐसे बहुत सारे जो देश हैं, वो लगातार चीन की आक्रामकता के संदर्भ में उससे सशक्त नहीं है, भले ही वो जो हैं उससे काफ़ी सावधान रहे हों। और इसमें जो है आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लगातार चीन का विरोध कर रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए भारत को बहुपक्षीयता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। और यह भी हमें बात ध्यान में रखनी होगी कि आगे चलकर चीन विवाद को लद्दाख से आगे बढ़ाकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक भी विस्तारित कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते ही हमें नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके तहत हमें चीन और पाकिस्तान की चुनौती का सामना हम बेहतर ढंग से कर सकेंगे और इसके साथ चीन पर हम दबाव भी डाल सकेंगे कि वो इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और चीन के एक त्रिकोणीय संबंधों के रूप में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस आर्टिकल में कही गई हैं। चलिए अब हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसको आप अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। अब यह किस बात पे है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारत द्वारा अभी हाल में ही आसियान द्वारा प्रारंभ किए गए क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी जो एफटीए है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया गया है। और भारत ने जब से इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है, उसके बाद से ही
कई सारे विद्वान भारत के पक्ष में भी बातें कर रहे हैं और कई सारे विद्वानों ने भारत की इस आधार पर आलोचना भी की है। तो यह जो हमारा आर्टिकल है यह मुख्य रूप से भारत के इस फैसले की आलोचना पर केंद्रित है, जिसमें इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि किस प्रकार से जो RCEP है, जो दुनिया के सबसे बड़े FTAs में से एक है, अगर भारत उसमें शामिल नहीं होता तो इसके माध्यम से अंततः जो हानि है वो भारत को ही होगी और इसके माध्यम से भारत एक बार फिर से आर्थिक उदारतावाद के मार्ग को छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ चला है और यह जो मार्ग है वो मुख्य रूप से संरक्षणवाद का मार्ग है और इस संरक्षणवाद के मार्ग से भारत को अधिक लाभ नहीं होगा। तो RCEP को ज्वाइन ना करने के संदर्भ में किन किन आलोचना के बिंदुओं को आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं, उसमें से कुछ तर्क इस एडिटोरियल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारत ने जो RCEP को ज्वाइन ना करने के संदर्भ में जिन तर्कों को दिया है उनको भी समझने की ज़रूरत है। जैसे कि भारत का इसके संदर्भ में कहना है कि हमने 1991 के बाद से 1991 के बाद से LPG सुधारों को अपनाया, जिसके तहत हमने LPG सुधारों के तहत उदारीकरण, इसके तहत हमने निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू किया। लेकिन यह जो खुलेपन की जो नीति है, यह जो ओपननेस की पॉलिसी है, इसका भारत को अधिक लाभ नहीं हुआ है। इसके तहत हमें यह ध्यान रखना होगा कि दुनिया के जो विकसित देश रहे हैं या दुनिया के दूसरे उभरते देश रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, अपने देशों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी गई है उनके द्वारा विभिन्न उद्योगों को, और इस प्रकार की सब्सिडी से उन देशों में उद्योगों को बढ़ावा मिला और इस प्रकार से जो उत्पाद निर्मित हुए हैं वे उत्पाद जो सब्सिडाइज्ड उत्पाद कहे जाएंगे वो आए हैं भारत में सस्ती कीमतों पर। इसका मतलब क्या हुआ? भारत का ये कहना है कि हमने भले ही ओपननेस की पॉलिसी अपनाई हो, हमें भले ही लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई हो, लेकिन जिस अनुपात में भारत ने ओपननेस को अपनाया, जिस अनुपात ने भारत ने लिबरलाइजेशन को अपनाया, उसी अनुपात ने दूसरे देशों ने उस लिबरलाइजेशन को नहीं अपनाया। उन्होंने अपने देश में उत्पादों को, उन्होंने अपने देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों को सब्सिडाइज किया और इन सब्सिडाइज उत्पादों का जब भारत में आगमन हुआ तो इससे भारत के उद्योगों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो भारत का ये कहना है कि खुलेपन की नीति का हमें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, दूसरे देशों ने इसका ज़्यादा फायदा उठाया है। अब यह जो तर्क है इसको जो है बहुत सारे विद्वानों ने भारत की इस आधार पर आलोचना की है और उनका ये कहना है कि भारत अगर इस प्रकार के तर्क आदि के आधार पर RCEP जैसे कई सारे देशों को शामिल करने वाले FTA पर साइन नहीं करेगा तो इसका जो लाभ है वो भारत को नहीं मिलेगा और ये भारत की सशक्तता का नहीं अपितु भारत की कमजोरी का परिचायक है। तो भारत की इससे कमजोरी झलकती है, ना कि सशक्तता। यह जो है एक आलोचना है। अब इसके तहत बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि अगर भारत इस तरीके के उपायों को स्वीकार नहीं करता तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है जिसके माध्यम से भारत दुनिया के उत्पादों के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता था, वो जो है अब वह भूमिका विश्व व्यापार श्रृंखला में हाशिए पर चली जाएगी। उसमें भारत जो है जो बहुपक्षीयता की बात वो करता है, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन आदि के माध्यम से जो विभिन्न देशों के मध्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की बातें जो करता रहा है, उसका जो लाभ है वो भारत को पर्याप्त रूप से नहीं मिलेगा क्योंकि RCEP में भारत शामिल नहीं है। तो यह जो बात है वो भी समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि जो विश्व व्यापार संगठन है, WTO जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
व्यापार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, उस विश्व व्यापार संगठन में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं देखी गई है। अब यह जो प्रगति है चूंकि स्टॉल्ड है, चूंकि यह रुकी हुई है, यही कारण है कि देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए FTAs यानी मुक्त व्यापार समझौते ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन मुक्त व्यापार समझौते से ही चूंकि भारत बाहर हो गया तो इससे भारत को आगे चलकर कैसे लाभ प्राप्त होगा इसको सोचे जाने की आवश्यकता है। अब इसकी तुलना में आसियान जैसे छोटे छोटे देशों के समूह को ज़्यादा लाभ होगा भारत की तुलना में। दूसरा एक तर्क यह भी दिया जा रहा है विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि भारत द्वारा जिस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि हमने ओपननेस को अपनाया है, हमने खुलेपन को अपनाया है, बहुत सारे आलोचकों का यह कहना है कि भारत ने इस प्रकार से खुलेपन को नहीं अपनाया जितनी उससे अपेक्षा थी। इसके तहत वो बहुत सारे आंकड़ों वगैरह को देते हैं जिसके तहत WTO की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत ने जो वस्तुओं के आयात के संदर्भ में जो ड्यूटी लगाई थी, जो टैरिफ लगाया था, वो दुनिया के देशों में औसतन सर्वाधिक है और भारत दुनिया में सर्वाधिक औसतन 13.8% इंपोर्ट टैरिफ को अपनाने वाले देशों में है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और विकास को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको अंकटाड के नाम से जाना जाता है, उसकी भी जो रिपोर्ट है, उसकी भी जो एक इंडेक्स है जो कहा जाता है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, अंकटाड की जो एक रिपोर्ट है, इंडेक्स है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, जिसके तहत ये देखा जाता है कि किसी देश में आयात को किए जाने के संदर्भ में वो किस प्रकार की नीति अपना रहे हैं। तो अंकटाड की यह जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स है उसमें भारत को वेरी रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में शामिल किया गया है, यानी भारत जो है आयातों के मामले में इतना ज़्यादा उदार नहीं है। इसके अलावा 1995 से 2019 के काल में भारत द्वारा एंटी डंपिंग उपायों को 972 बार इस्तेमाल किया गया है जो दुनिया में सर्वाधिक है। एंटी डंपिंग उपायों का में क्या होता है, तो जब कोई देश अपने देश में बनने वाले उत्पादों को बेहद सस्ती कीमत पर किसी दूसरे देश में भेजता है इस उद्देश्य से कि जिस देश में वह उत्पाद जा रहे हैं वहाँ का बाजार पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन में मान लीजिए कोई खिलौना बन रहा है 10 रुपए का, कोई खिलौना बन रहा है 10 रुपए का और इसको भारत में वो बेचने लगे 5 रुपए में, ताकि आगे चलकर केवल और केवल चीन के खिलौने ही भारत में बिकें। तो यह जो नीति होती है इसको कहा जाता है डंपिंग की नीति, और इस डंपिंग की नीति को रोकने के लिए भारत द्वारा 972 बार इस प्रकार के प्रयासों को किया गया है जिसे एंटी डंपिंग उपाय कहा जाता है। एंटी डंपिंग उपायों के तहत जो वस्तु जिस भाव में बाजार में बिकती है उस वस्तु को उसी भाव तक लाने के लिए जो उसका आयात शुल्क होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि चीन का खिलौना जो 10 रुपए का था उसको चीन ने सब्सिडी देके 5 रुपए में भारत में भिजवाया, तो भारत उसके आयात शुल्क में 5 रुपए ऐड कर देगा, भारत उसके आयात शुल्क में 5 रुपए की वृद्धि कर देगा और इस प्रकार से जो खिलौना 5 रुपए का बिकना चाहिए था अब वो फिर से 10 रुपए का हो जाएगा और इस प्रकार से जो घाटा वो करने के लिए डंपिंग किया था वो घाटा भारत के बाजार को नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में देशों का कहना है कि भारत इसका काफ़ी प्रयोग कर रहा है जो कई बार गलत भी हो जाता है। तो एक उपाय, एक आलोचना ये है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री आदि समय समय पर ये कहते रहे हैं कि RCEP जो ग्लोबल FTA के समान है वो जो है बहुत ज़्यादा भारत को लाभ नहीं देगा, क्योंकि इसके माध्यम से भारत अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चीन के साथ FTA कर लेगा।
लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे के आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है, उसका कई बार ये कहना है कि भारत ने 1991 के बाद एफटीए के लाभों को सर्वाधिक लिया है। तो इस तरीके से जो वर्तमान में जो भारत का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भारत के दस्तावेजों से ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो वास्तव में क्या भारत को एफटीए का लाभ हुआ है, क्या भारत को एफटीए का लाभ नहीं हुआ है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे पॉलिसी स्तर पर एक मतता नहीं है। अब इसके संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि भारत में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि विदेशों से सामान आ रहा है और विदेशों से आने वाला सामान भारत में बिक रहा है। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में जो वस्तु बन रही है उसका जो कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए, भारत को जो वस्तु में गुणवत्ता, जो वस्तु में सस्तापन होना चाहिए, वह वस्तुओं में नहीं है। यही कारण है कि बाहर की वस्तु भारत में आके अधिक बिक जाती है। इसके लिए हमें जो है सुधारों को करने की ज़रूरत है, ना कि आरसीईपी जैसे एफटीए से दूर भागने की। इसके संदर्भ में हमें जो आर्थिक उपाय हैं, जो हमारे राजकोषीय उपाय हैं, उनको बेहतर ढंग से लागू करना होगा। इसके तहत हमें घरेलू उद्योगों को इस स्तर पर लाना होगा, उनमें उस प्रकार के तकनीकी सुधार, उस प्रकार के संरचनात्मक सुधार, उस प्रकार के श्रम संबंधी सुधारों आदि को करना होगा, ताकि विदेशों से आने वाली वस्तुओं की तुलना में जो हमारी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है, जो हमारी विनिर्माण करने की जो क्षमता है, वो ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके तहत हमें जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, व्यापार करने में जो आसानी है, उसको भी बढ़ावा देना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही भारत में हम गरीबी को और कम कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जो भारत का जो मूल चरित्र है वो एक श्रम प्रधान देश का है, और श्रम प्रधान देश में ऐसे रोजगारों को लगाया जाना बेहतर होगा जो पूंजी सघन भले ही ना हो, लेकिन वो रोजगार सघन होने चाहिए। यानी जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे वो रोजगार उतना ही बेहतर माना जाएगा, वो उद्योग उतना ही बेहतर माना जाएगा। यही कारण है कि एमएसएमईज को काफ़ी बेहतर माना जाता है इसके संदर्भ में, क्योंकि इसमें जो लागत लगाई जाती है उसकी तुलना में जितने लोगों को यह रोजगार दे पाने में सक्षम है वह बड़ी बड़ी कंपनियों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। इससे हम रोजगार सृजन के माध्यम से भारत में गरीबी को कम कर पाएंगे। भारत ने 1990 के बाद गरीबी को निश्चित तौर पे कम करने में सफलता पाई है, जिसमें 2004-05 में भारत में लगभग 40% गरीबी देखी गई थी। वर्तमान में ये घटकर लगभग 20% तक हो गई है, और इसको और आगे कम करने के लिए हमें केवल और केवल वोकल फॉर लोकल, यानी केवल और केवल भारत में ही निर्माण को बढ़ावा नहीं देना होगा, साथ ही साथ हमें आर्थिक उदारवाद को भी अपनाना होगा, और हमें अपने उद्योगों को इस प्रकार से प्रतिस्पर्धी बनाना होगा कि वो बाहर से आने वाली किसी भी वस्तु का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। तो इसके तहत आरसीईपी की आलोचना को भी आपको ध्यान में रखना होगा, और क्या क्या काम करने हैं इसको ध्यान में रखते ही काम करने की आवश्यकता है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो मूल रूप से संबंधित है टीवी मीडिया चैनल पर हाल के समय में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं से और हेट स्पीच के रोके जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मामला चल रहा है, और इसके संदर्भ में केंद्र ने भी अपने मत को रखा है। अब इसके संदर्भ में हाल के समय में आपने सुदर्शन न्यूज़ का एक मामला सुना होगा। सुदर्शन न्यूज़ द्वारा हाल के समय में एक प्रोग्राम लाया गया था जिसमें उसने यूपीएससी में जिहाद की बात कही थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सुदर्शन न्यूज़ द्वारा यह आरोप लगाया गया कि संघ लोक सेवा आयोग जानबूझकर सिविल सेवाओं में मुस्लिमों की भर्ती कर रहा है, और सिविल सेवा में जिस तरीके से मुस्लिमों की प्रतिशतता बढ़ रही है वह आगे चलकर एक जिहाद को जन्म दे सकता है। तो इस प्रकार से जो आरोप लगाए गए
वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेट स्पीच का भाग माने गए हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुदर्शन न्यूज़ पर यह कहा गया कि वो इस तरीके के चैनल्स को, इस तरीके के जो कंटेंट है उसको रोके और इसको जो है एयर करने से रोक दिया गया। उसके बाद से ही जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं उन मीडिया चैनल्स पे हेट स्पीच का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चा में आ गया है। और इसी के कड़ी के तहत अभी आपने पढ़ा भी होगा कि पिछले ही हफ्ते केंद्र सरकार ने जो ऑनलाइन मीडिया कंटेंट है, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स आदि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में भी ले आया गया है। अब यह जो सरकार के प्रयास हैं वे सरकार के प्रयास एक ओर तो हेट स्पीच को रोके जाने के संदर्भ में प्रशंसनीय माने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कई बार यह इस आधार पे भी आलोचना का विषय बन रहे हैं कि इसके माध्यम से सरकार कहीं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगाने का प्रयास ना करे, इस प्रकार के विनियमन के माध्यम से कहीं सेंसरशिप, प्री सेंसरशिप आदि को लागू ना किया जाए और इसके माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज़ चैनल्स और जो ऑनलाइन मीडिया कंटेंट है उस पे सरकारी नियंत्रण ना बन जाए। तो इसके संदर्भ में काम करने की ज़रूरत है और यह जो मामला है वो लगातार चल रहा है और अभी केस जारी है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हेट स्पीच का जो मुद्दा है वह निश्चित रूप से चिंतनीय है, लेकिन मीडिया स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और किस चैनल को देखा जाना है, किस चैनल को नहीं देखा जाना, यह अंततः जो उसको देखने वाला है, जो उसकी ऑडियंस है, उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का जो प्रतिज्ञा पत्र है, इस प्रकार का जो एफिडेविट है, वह सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में कहा कि आपको हेट स्पीच पर रोक लगाने की ज़रूरत है और इसके संदर्भ में आपको विनियमन के संदर्भ में कुछ कार्य करने होंगे और यदि आप इसके संदर्भ में बेहतर कार्य नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसके संदर्भ में कुछ विनियमन लागू कर सकता है। तो इसके संदर्भ में कई सारी जो बातें हैं वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हेट स्पीच को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और इसके लिए विनियमन की निश्चित रूप से आवश्यकता है। लेकिन यह जो विनियमन होना चाहिए वो एक स्वतंत्र विनियमन होना चाहिए और इसके तहत जो विद्यमान कानून हैं जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट और जो दूसरे जो विविध प्रकार के जो बॉडीज़ बनी हुई हैं उनको कार्य करने की आवश्यकता है। और इसके तहत हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो पृथक विनियमन है, पृथक जो रेगुलेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में मीडिया को ले। इसके तहत हमें यह देखना होगा कि जो स्वतंत्र मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल अधिकारों के रूप में जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी निश्चित करना होगा कि जो फ्री स्पीच है यानी जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं हेट स्पीच को भी बढ़ावा ना दे। तो दोनों को जो है अलग अलग करने की ज़रूरत है ताकि भारत में भारत की विविधता के तहत जो विविध प्रकार के हम सांप्रदायिकता को देखते हैं वो बढ़ावा ना हो। इसके तहत ना केवल हमें नवीन मैकेनिज्म का विकास करना होगा बल्कि इसे सभी प्रकार के ब्रॉडकास्ट मीडिया पे स्वतंत्र विनियमन के तहत, ये याद रखिएगा, स्वतंत्र विनियमन के तहत हमें इसे लागू करना होगा। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस संदर्भ में ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए अब जो है हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है अभी हाल में ही हुए लक्ष्मी विलास बैंक मामले से, जिसमें आरबीआई ने चेन्नई स्थित लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन का मोराटोरियम लागू कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि अब केंद्रीय बैंक ने जो लक्ष्मी विलास बैंक की दैनिक गतिविधियों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके माध्यम से अब जो उसका लेन देन है
वो नहीं किया जा सकेगा। और इसके तहत आरबीआई ने एक मसौदा भी प्रस्तुत किया है, जिसके तहत अब जो डीबीएस बैंक है, उस डीबीएस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का एक विलय किए जाने की योजना भी बनाई गई है। और इसके माध्यम से जो लक्ष्मी विलास बैंक के समक्ष जो खतरा पैदा हो गया है उसके फेल होने का, उसको रोका जा सकेगा। अब इसके तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के तहत कार्य किया है और इसके माध्यम से कोशिश की है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक के फेल होने का जो खतरा पैदा हो गया है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो कोशिश ये की जा रही है कि लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक के साथ यदि विलय कर दिया जाएगा तो इससे जो लक्ष्मी विलास बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बेहतर हो सकेगी। अब हाल के समय में हम ये कई उदाहरणों के माध्यम से देख रहे हैं कि बैंकों में जो संकट है, बैंकों के जो फेल होने का खतरा है वो निरंतर बढ़ रहा है, जैसे कि कुछ समय पहले यस बैंक के संदर्भ में देखा गया। हालांकि इसी के अनुपात में आरबीआई ने भी बैंकों के फेलियर्स को रोकने के लिए कई सारे उपाय किए हैं, जैसे कि एक उपाय है उसे कहते हैं पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान। पीसीए क्या होता है? तो इसके तहत बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है, बैंकों की जो एनपीए आदि होता है, बैंकों द्वारा जो ऋण ऐसा दिया जाता है जिसके डूबने का खतरा ज़्यादा होता है, यदि बैंकों के डूबने वाले जो ऋण हैं उनकी प्रतिशतता बढ़ती रहे और इसके अनुपात में जो बैंकों की जो पूंजी है उसकी प्रतिशतता घटती रहे, तो इस आधार पर कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि बैंकों के समक्ष कैश का संकट बना रहे। इसके तहत बैंकों के एनपीए और जो पूंजी अनुपात है उन पर निरंतर निगाह रखी जाती है और इसके तहत उसके तहत निश्चित रूप से कार्यवाही करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि अभी हाल में ही देखा गया। हाल के वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आईएमएफ, उसने भी इसके संदर्भ में भारत को चेतावनी दी है और इसके तहत उसका ये कहना है कि भारत में जिस तरीके की मंदी की स्थितियां बनी हुई हैं उससे भारत के समक्ष जो चुनौती है वो दो तरफा हो गई है। दो तरफा चुनौती कैसी है? तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बैंकों में एनपीए की समस्या बढ़ रही है। एनपीए का मतलब क्या हुआ कि उनको जो उन्होंने ऋण दिए थे वो ऋण जो है समय से उनकी वापसी नहीं हो पा रही है, एक समस्या ये है। दूसरी तरफ बैंकों द्वारा जिन कॉरपोरेट्स को, जिन बड़ी बड़ी कंपनियों को ऋण दिया गया, वो कंपनियां समय से जो लाभ उनको मिलने चाहिए थे, जो उनकी बैलेंस शीट जो लाभ की स्थिति में होनी चाहिए थी और लाभ लेकर ही जो वो पैसा वापस करने वाले थे बैंकों को, वो भी देखा जा रहा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है दोहरे संकट को देख रहे हैं। एक और तो बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट सेक्टर है जिसको बैंकों का पैसा वापस करना चाहिए था वो खुद जो है घाटे में है। तो सरकार के समक्ष ये क्वेश्चन हो गया है कि क्या बैंकों की सहायता करें कि कॉरपोरेट्स की सहायता करें, क्योंकि अगर वो कॉरपोरेट्स की सहायता नहीं करेंगे तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र में संकट हो जाएगा, इससे भारत की जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा, भारत के रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा, भारत में पूंजी निवेश पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर बैंकों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो बैंकिंग व्यवस्था भी खतरे में आ सकती है। तो इसी के तहत जो है आरबीआई और सरकार के समक्ष जो चुनौती है वो बढ़ गई है। आरबीआई की जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है जो जुलाई महीने की, वो जो है वो भी ये बताती है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कोविड-19 का खतरा है, उस कोविड-19 के खतरे के चलते जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उनका जो एनपीए है वो भविष्य में बढ़ सकता है। इसके तहत मार्च 2021 तक जो बैंकों का एनपीए है वो लगभग 15% तक हो सकता है, जो वर्तमान में लगभग 9% तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 से 15% तक बढ़ने का एक बहुत बड़ा खतरा वाणिज्यिक बैंकों के समक्ष विद्यमान है। अब इसको हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोविड-19 के चलते जो भारत की जीडीपी है उस पे भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लगभग 9% तक संकुचित हो सकती है। और अगर जीडीपी संकुचित होगी तो इसका तात्पर्य ये होगा
कि उसके अनुपात में हमारा उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा, और उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा तो जो कंपनीज़ हैं उनको लाभ नहीं होगा। इससे होगा क्या कि जो बैंकों का जो लोन है जो समय पर वापस आना चाहिए था वो भी वापस नहीं आएगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए आरबीआई और सरकार को काम करने की ज़रूरत है, जिसके तहत आरबीआई को कोशिश करनी चाहिए कि बैंक ना डूबें, और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो विविध प्रकार के उपायों जैसे कि राजकोषीय उत्प्रेरण आदि के द्वारा अर्थव्यवस्था को बेहतर रूप दे सके। तो दोनों द्वारा काम करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरीके की जो कार्रवाई है वो दोबारा ना देखी जाए। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो फ्रंट पेज से लिया गया है, पेज नंबर 1 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से भी इसका जुड़ाव हो सकता है। अब ये आर्टिकल क्या है? तो ये आर्टिकल संबंधित है पाकिस्तान के घटनाक्रम से, जहाँ पे पाकिस्तान में जमात उद दावा के प्रमुख और मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तीयन के मामले में 10 साल की कैद की सजा दी गई है। अब यह जो कैद की जो सजा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाफिज सईद जो हैं उसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। खुद अमेरिका ने जो है उस पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित कर रखा है। हाल के समय में लगातार हम ये चीज़ कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है FATF, जो पेरिस स्थित एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तीयन को निरोध करने वाली जो संस्था है उसका लगातार दबाव बढ़ रहा है, और हाल में ही उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकालकर पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट कर दिया गया है, और उसके तहत उस पर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसी के चलते पाकिस्तान ने अब आतंकियों पर कार्रवाई की है, और इसी का परिणाम है कि हाफिज सईद और उनके बहुत सारे जो साथी हैं उस पर कार्रवाई की गई है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, जिसको आप जोड़ के दे सकते हैं FATF के घटनाक्रम से भी। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के बारे में सही हैं? इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह शहरी स्थानीय निकायों को सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है वह सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित नहीं किया गया, अपितु इसको शुरू किया गया है केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय आवासन व शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, और जैसा कि दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जो शहरों में जो सीवर की जो सफाई होती है, जो सेप्टिक टैंक की सफाई होती है, और उनको करने में जो विविध कर्मियों की मृत्यु देखी जाती है वो ना हो, इसमें मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दिया जाए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो। केवल दूसरा कथन हमारा सही है। और आज हमारे जो हिंदू है उसमें एक खबर आई है जिसमें यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्रालय ने इस प्रकार के एक चैलेंज को 243 शहरों में लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 30 अप्रैल 2021 तक जो 243 शहर हैं वहाँ पे मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दिया जा सके, सीवर और सेप्टिक टैंक की, यह करने का प्रयास किया गया है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसके माध्यम से जो आप देखते हैं कि मैला ढोने की जो प्रथा है, जिसको हमने
रोकने का प्रयास किया 2013 के एक अधिनियम के माध्यम से, बावजूद इसके वर्तमान में काफ़ी प्रिवलेंट है, काफ़ी लागू है। इसको हम पूर्ण रूप से समाप्त कर सकें, इसके लिए आवश्यक ये है कि सरकारी स्तर पर जो इसको बढ़ावा दिया जाता है सफाई के माध्यम से, सीवर और टैंक की सफाई के माध्यम से इसको मशीनीकृत किया जा सके, ताकि उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो ना हो। तो यह जो चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुंछ करी वेल्लयानी आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो पुंछ करी वेल्लयानी आर्द्र भूमि जो है वो केरल राज्य में है, और यह जो त्रिवेंद्रम जिला है, जिसको तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, वहाँ पे ये स्थित है। अब यह क्यों चर्चा में है? तो अभी हाल में ही एक चिड़िया देखी गई है जिसका नाम है विलो वार्बलर। क्या नाम है? विलो वार्बलर। पहली बार जो है इसको भारत में देखा गया है, और यह एक प्रवासी चिड़िया है। और यह जो प्रवासी चिड़िया है ये मूल रूप से यूरोप की चिड़िया है, और इसे यूरोप में ही देखा जाता रहा है। अब इसको चूंकि भारत में देखा गया, वो भी केरल में, तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं उत्साह का विषय है कि भारत में यूरोप से भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, विशेषकर से जो प्रवासी पक्षी हैं, और ये भारतीय जैव विविधता के लिए काफ़ी उत्साह का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव आइज जो एक खुफिया गठबंधन है में निम्नलिखित में से कौन सा से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड, इटली, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प देख लेते हैं। केवल 1, 3, 4, 6 और 7, 2, 3, 5, 6 और 7 केवल 1, 2, 3, 4 और 5, 3, 4, 5, 6 और 7 केवल। बताइए कौन सा वाला सही है? तो इसमें जो है हम एक बार इससे संबंधित खबर देख लेते हैं। तो ये क्यों है चर्चा में? तो आज इससे संबंधित खबर आई है जिसमें फाइव आइज जो एक संगठन है जिसमें इंटेलिजेंस पार्टनरशिप है, ये 5 देशों की आसूचना भागीदारी है 5 देशों की, जिसमें शामिल हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। इन सब देशों ने चीन की हांगकांग नीति पर यह आरोप लगाया है कि चीन जो है हांगकांग पर नियंत्रण का प्रयास कर रहा है। इसके प्रत्युत्तर में चीन का कहना है कि हांगकांग जो है वो चीन का एक अभिन्न अंग है, और इसके संदर्भ में उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो फाइव आइज में कौन कौन हो गए? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो है, एक तो है ही, जर्मनी नहीं है, 2 नहीं है, कनाडा है, 3 हो गया, न्यूजीलैंड भी है, 4 हो गया, इटली नहीं है, और यूके और यूएस भी हैं। तो 1, 3, 4, 6 और 7 देखिए कहाँ पे है? 1, 3, 4, 6 और 7। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? जीडीआर जिसे कहते हैं, गैर अमेरिकी न्यायिक क्षेत्राधिकारों में जारी किए गए डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के लिए एक सामूहिक शब्द है, और इसमें लंदन, लग्जमबर्ग, हांगकांग, सिंगापुर में कारोबार किए गए डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स शामिल हैं। दूसरा कथन, भारतीय कंपनियां अब गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भी अपनी जीडीआर सूचीबद्ध कर सकती हैं। तो सत्य कथन पहचानना है, केवल 1, केवल 2 कि दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से भारत की कंपनी जो है वो गैर अमेरिकी क्षेत्रों में, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में होता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। विशेष रूप से यूरोपीय बाजार से अगर कोई कंपनी अपने शेयर जारी करना चाहती है, वहाँ पे जो है सूचीबद्ध होना चाहती है, तो उसको वो कर सकती है जीडीआर के माध्यम से। और अभी भारत में जो गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे भी जो है अब सेबी ने अलाउ किया है कि वो गिफ्ट सिटी के माध्यम से भी इस तरीके की जीडीआर को कर सकती है। तो यह जो है उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? CDRI को फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान लॉन्च किया था। CDRI सचिवालय टुलूज फ्रांस में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA अभी CDRI के अंतरिम सचिवालय के रूप में काम कर रहा है। विकल्प बताइए, केवल 1 और 2, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं कि 1 और 3। तो आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के संदर्भ में जो हमारा पहला कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसको भारत द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में। तो पहला गलत है। और दूसरा जो है वो भी गलत है, क्योंकि इसका जो सचिवालय है वो दिल्ली में है। दिल्ली में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA जो है वो CDRI के अंतरिम सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 3। B विल बी द आंसर। B जो है हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से देश इनर सिक्स का हिस्सा था? कौन कौन से जो देश थे वो इनर सिक्स का हिस्सा थे? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पश्चिम जर्मनी। विकल्प हैं केवल 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, केवल 2, 4 और 5, केवल 1, 3, 4 और 6। तो इनर सिक्स में कौन कौन शामिल है? तो इनर सिक्स में शामिल है बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और पश्चिमी जर्मनी, यानी 6 के 6 जो हैं यह शामिल हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इसमें जो है यूरोपियन यूनियन के इतिहास के संदर्भ में हम इनको पाते हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन को जब प्रारंभ में निर्मित करने का प्रयास किया गया तो इसमें इनर सिक्स और आउटर 7 की गणना की जाती है, जिसमें इनर सिक्स में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी आते हैं। वही आउटर 7 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और UK शामिल हैं। तो इनर सिक्स या जिन्हें सिर्फ 6 के नाम से भी जाना जाता है वो यूरोपियन कम्युनिटीज जिनके द्वारा प्रारंभ में यूरोपियन यूनियन के पूर्ववर्ती के रूप में कार्य किया गया, उनके संस्थापक सदस्य राष्ट्र थे। ये जो हैं आउटर 7 के विपरीत थे, जिन्होंने सुपर नेशनल यूरोपीय एकीकरण में संलग्न होने की बजाय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का गठन किया। और बाद में जो ये आउटर 7 थे उसमें से कई जो है इस यूरोपियन कम्युनिटी का भाग बने और इसी के माध्यम से इन सारे जो देश हैं इनकी जो पूरी जो क्रिया प्रतिक्रिया देखी गई, इसी के आधार पर वर्तमान में जो यूरोपियन यूनियन है वो हमारा सामने आता है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चंस हैं वो आज हमने देखे पेज नंबर 14 पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लग्जमबर्ग देश के साथ सहयोग और संबंध को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है और इसके तहत उन्होंने लग्जमबर्ग को ये कहा है कि वो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI का भी भाग वो बने। साथ ही साथ लग्जमबर्ग के माध्यम से भारत ने बहुत सारे निवेश को भी प्राप्त किया है। बहुत सारी भारतीय कंपनियों ने GDR के तहत निवेश को प्राप्त करने का भी प्रयास किया है, जिसका हमने अभी कोशिश किया क्वेश्चन के माध्यम से समझने की। अब कुछ लास्ट ईयर का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार कर देने वाला अभिकरण, संसदीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण? कौन सा उत्तर होगा हमारा सही? तो नौकरशाही के संदर्भ में यह पब्लिक पॉलिसी को, विशेष रूप से आप कह सकते हैं जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी, ये महत्वपूर्ण रूप से है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान और चीन की बढ़ती मिलनसारिता भारत पर दो तरफा आक्रमण के भय को सुदृढ़ बनाती है, जिसके निवारण के लिए कूटनीतिक और सैन्य
विचार को और तीव्रता से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। भारत चीन और भारत पाकिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन, भारत द्वारा हाल के वर्षों में अनेक मुक्त व्यापार समझौतों जैसे कि RCEP से अलग हटने का निर्णय अनेक आर्थिक चुनौतियों से युक्त है, जो आर्थिक उदारीकरण की बजाय व्यापार संरक्षणवाद की ओर अधिक इंगित करता है। आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द 15 अंक। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो हमारी आज की परिचर्चा के आधार पर आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो होपफुली आपका जो आज का सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप के तहत हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि हम बेहतरीन कंटेंट को आपके समक्ष रख सकें। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की परिचर्चा में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।